नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक गैम्बीसिया मछली है जो डेंगू मच्छर और मलेरिया वाले मच्छर को खाती है, और एक सिकाड़ा प्रजाति की एक कीट पतंग है। प्लस उसके बाद जो काकतीय वंश है उसमें जो राक कटो चित्रकला है उसके बारे में जानेंगे, और भी कुछ न्यूज है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैम्बूसिया मछली के बारे में दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए या उससे निपटने के लिए जो जल निकाय हैं, यानी कि जो उनके तालाब हैं, उसमें बहुत सारी जो 10 मिलियन में कहा जा रहा है कि जो 10 मिलियन तक 10 मिलियन गैम्बूसिया जो मछली है उसकी प्रजाति को छोड़ा जा रहा है जल निकायों में, जिन्हें मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, क्योंकि यह मच्छरों को मार के खा जाती है मच्छरों को। मछली का उपयोग जो मच्छरों के लार्वा है उसको नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में किया जाता है, और यह 1928 से भारत में मच्छर नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा रहा है। यानी कि 1928 से ही इस मछली का यूज किया जाता रहा है, पहले ही जो मच्छर है उसे नियंत्रित करने के लिए, कि जो मच्छरों का लार्वा है उसे यह खा जाती है, उसे ये कंट्रोल कर देती है। तो इसलिए जो मच्छर हैं वो ज़्यादा जन्म नहीं लेते, उनका प्रजनन होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो गैम्बूसिया मछली है अपनी उच्च प्रजनन क्षमता है, इसकी जो प्रजनन क्षमता है काफ़ी हाई होती है। हाई प्रजनन क्षमता के कारण इसकी जो संख्या है वो भी अधिक हो जाएगी। जब संख्या इसकी अधिक हो जाएगी तो जो मच्छरों के लार्वा है वो अधिक से अधिक ये खा सकेंगे। और ये अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है, कि मतलब कि जिस भी तालाब या पॉन्ड जिस जल निकाय में से छोड़ा जाता है उससे धीरे धीरे उस तालाब के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में ये सक्षम होती है। तो ये हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, 10 मिलियन तक जल निकायों में गैम्बूसिया मछली को छोड़ेंगे। नेक्स्ट है सिकाड़ा प्रजाति के बारे में जानेंगे। कीट पतंग की एक प्रजाति है, आमतौर पर दक्षिण भारत में कई हिस्सों में पाई जाती है। इस प्रजाति दक्षिण भारत में कई हिस्सों में पाई जाने वाली एक सिकाड़ा प्रजाति है। इसकी पहचान एक नई प्रजाति के रूप में की गई है जिसका नाम पुराण चिवेदा है। जिसका नाम क्या रखा गया है? पुराण चिवेदा है। मतलब इस प्रजाति का नाम पहले तो सिकाड़ा प्रजाति जानते थे इसे, लेकिन अब इसका एक नई प्रजाति के रूप में इसका खोज हो गया है। इसका नाम पुराण चिवेदा रखा गया है। इसका मलयालम में इसे चिवेदा की जगह चिवड़ू कहते हैं। मलयालम में इसे चिवेदा की जगह चिवड़ू के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे 1800 ध्यान रखिएगा 1850 में मलेशिया में वर्णित प्रजाति पुराण टिग्रीना भी समझा जाता था। एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट एंड एंटोमोलॉजी ने वर्गीकरण पहचान में इस लंबे समय से चली आ रही त्रुटि को सुधारा है, और जो पुराण चिविडा है उसको मलेशियाई प्रजाति से अलग किया है। मलेशियाई प्रजाति को भी इसे कभी कभी मलेशियाई प्रजाति के रूप में जो टिग्रीना है उसके रूप में भी इसे जाना जाता था, लेकिन अभी इसमें सुधार हुआ है। सुधार के रूप में अब इसका नाम रखा गया है पुराण चिविडा। इसका नाम रखा गया है एक नई प्रजाति के रूप में, कि जो प्रजाति है इसका नाम है पुराण चिविडा। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टील स्लैग के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। भारत ने स्टील स्लैग का उपयोग करके दुनिया की नवीनतम स्टील रोड तकनीकी विकसित की है। मतलब कि स्टील स्लैग का इस्तेमाल करके भारत ने दुनिया का जो नवीनतम स्टील रोड है उसका एक टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक को विकसित कर ली है, ताकि जो स्टील का जो स्लैग होता है, स्टील का स्लैग, जैसे कि स्टील स्लैग स्टील निर्माण की एक कंपनी, जैसे स्टील निर्माण की कंपनी जब स्टील का निर्माण करती है तो इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं। उन अशुद्धियों में से जो भी स्टील रहता है उसे पूरी तरीके से अलग कर लिया जाता है, और बचे जो वेस्ट है यानी कि जो अशुद्धियाँ बच जाती है इनका इस्तेमाल करते हैं रोड बनाने के लिए। तो इस रोड का नाम रखा गया है नवीनतम स्टील रोड, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये टेक्नोलॉजी भारत ने अभी विकसित कर ली है। तो ये था स्टील स्लैग उसके बारे में। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे उसके बारे में जानेंगे। जो वेस्ट टू वेल्थ पहल है, मतलब कि जो वेस्ट टू वेल्थ मतलब कि जो कूड़ा है उसे एक वेल्थ यानी धन में कन्वर्ट करने की जो पहल है उसका ये भाग हो जाएगा। जो अपशिष्ट स्टील स्लैग के कारण होने वाला जो पर्यावरण क्षरण है उसको एड्रेस करेगा, मतलब उसे कंट्रोल करने में यह काम करेगा। स्टील स्लैग से जो सड़कें बनती हैं भारत के भूभाग के लिए उपयुक्त है।
ये 30% है। इसमें अगर इसका इस्तेमाल करके अगर रोड भारत में बनाया जाता है तो जो लागत आती है वो 30% तक कम हो जाएगी। यह मौसम की स्थितियों के प्रति प्रतिरोधी है, मतलब किसी भी मौसम में यह अच्छे से चल सकती है। हर मौसम को झेलने में यह जो स्टील से बना रोड है ये सक्षम है। स्टील स्लैग सड़कों की सफलता को सूरत, अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 66 है, नेशनल हाईवे 66 है, इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्टील जो यूज किया गया है, स्टील स्लैग का इस्तेमाल जो नेशनल हाईवे 66 है उसमें किया गया है, और उसके साथ साथ जो गुजरात के अंदर सूरत शहर है उसमें किया गया है, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल किया गया है। रुद्रगिरी पहाड़ी पर राक कला का मिश्रण देखने को मिला है। राक कला का मिश्रण क्या होता है? राक मतलब होता है चट्टान। चट्टानों को काटकर अगर कोई भी कलाकृति बनाई जाती है तो उसे राक कला या राक पेंटिंग या राक चित्रकला के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ी है रुद्रगिरी पहाड़ी। इसमें जो मेसोलिथिक काल है उसके जो प्रागैतिहासिक शैलचित्र लगभग 1300 ईस्वी पूर्व के काकतीय राजवंश की जो एक कलाकृति का एक अनूठा संयोजन माना जाता है। जो मेसोलिथिक काल का जो प्रागैतिहासिक शैलचित्र है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र मतलब जो पहले पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते थे, दीवार पर जो चित्र बनाए जाते थे। इस साइट्स में यह भी देखा गया कि जो 5 प्राकृतिक रूप से बने रॉक शेल्टर है, रॉक शेल्टर मतलब ये होता है कि जो चट्टान है उसको काट कर घर बनाना, रहने का यानी रुकने का या रहने का स्थान बनाना, तो उसे रॉक शेल्टर रूप में जाना जाता है। लगभग 500 ईसा पूर्व मेसोलिथिक युग के दौरान रहने वाले क्वार्टर के रूप में काम करता था, मतलब कि रहने के लिए यह काम करता था। 5000 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 500 नहीं, सॉरी 5000 ईसा पूर्व जो रहने के लिए स्थान के रूप में काम करता था, जो रॉक शेल्टर था, उसे काटकर चट्टान को काटकर रहने योग्य थोड़ा थोड़ा घर बनाया जाता था। काकतीय युग की पेंटिंग महाकाव्य रामायण के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। जो काकतीय राजवंश की जो पेंटिंग थी, काकतीय राजवंश आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर रहता है काकतीय राजवंश। उसमें जो पेंटिंग मिलती थी जो महाकाव्य है रामायण उससे भी मैच करती है, तो रामायण के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। इसमें सफ़ेद रंग, कॉलिन और विभिन्न रंगों से सजी ये पेंटिंग दिखाई देती थी। गुफाओं में एक बानर भाइयों बाली और सुग्रीव, जो कि रामायण का एक हिस्सा है, बाली और सुग्रीव को दर्शाया गया है, और दोनों में युद्ध हो रहा है, और बाली पर राम जो है, राम जी वो तीर चला रहे हैं। इन सब सारे फिगर्स को इसमें दिखाया गया है। तो ये था इस चीज़ के बारे में। तो काकतीय राजवंश के बारे में जान लेंगे। काकतीय जो राजवंश है वो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एग्जिस्ट करता था। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये फला फूला, ये है काकतीय राजवंश जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर उसके ऊपर से जो कर्नाटक का कुछ हिस्सा लेकर, तेलंगाना का हिस्सा लेकर, कुछ थोड़ा बहुत तो गुजरात और एमपी का हिस्सा लेकर यहाँ पर यादव साम्राज्य था। प्लस उसके बाद जो गुजरात था वहाँ पर सोलंकी थी। फिर उसके बगल में जो था एमपी या राजस्थान का हिस्सा लेकर परमार शासक थे। फिर एमपी और जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर चंदेला रूलर रहते थे। फिर उसके बाद सेन वंश रहते थे पश्चिम बंगाल साइड्स में। प्लस उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ हिला में ईस्टर्स, ये गंगाज रहते थे, मतलब गंग वंश यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। नीचे चोला है जो पूर्वी तमिलनाडु में है। केरल के अंतर्गत सेरास हैं, होयसल हैं, कर्नाटक और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा लेकर से यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। तो काकतीय एक आंध्र राजवंश है जो 12वीं शताब्दी में एग्जिस्ट करता है। या फला फूला काकतीय राजवंश ने 1083 से 1323 ईस्वी तक वारंगल पर शासन किया। वारंगल कहाँ है? तेलंगाना के अंतर्गत, यहीं पर है वारंगल तेलंगाना के अंतर्गत है। वे सिंचाई और पीने के पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाने जाते थे। मतलब कि जो पीने के पानी होता था, जो टैंक का एक नेटवर्क होता था, उसे बनाने के लिए ये जाने जाते थे जो काकतीय राजवंश थे। इससे क्षेत्र का जो समग्र विकास है वो उसको बढ़ावा मिलता था। काकतीय राजवंश में जो गणपति देव है, रुद्रमा देवी है और प्रताप रुद्र जैसे काकतीय राजवंशों इनके संरक्षण में सैकड़ों हिंदू मंदिर बनवाए गए। मतलब कि जो गणपति देव हैं, रुद्रमा देवी है, प्रताप रुद्र हैं जैसे काकतीय राजवंश शासक थे, ये काफ़ी प्रतापी राजवंश शासक थे। इनमें जो हिंदू मंदिर थे उनको काफ़ी संरक्षण मिला। अब वहीं पर 4000 जैसे
हजारों स्तंभ के मंदिर भी बनवाए गए, जैसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर था तेलंगाना के अंतर्गत जो अभी एग्जिस्ट करता है। यह एक तारे के आकार का त्रिकुटालय त्रिकुटालय है जो विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित है। मतलब कि यह त्रिकुटालय मतलब तारे की स्टार की जैसा ये मंदिर है, जिसमें विष्णु, शिव और सूर्य तीनों देवताओं को ये डेडिकेटेड है यानी समर्पित है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में दिया है। इसे हाल में जो राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसे भारत का जो नीति आयोग है, जिसे थिंक टैंक बोला जाता है, जो सलाहकार संस्था है भारत की, उसके द्वारा जारी किया गया है 2023 में। इसके साथ एक समीक्षा प्रगति भी इसमें दिखाया गया है। भारत में जो बहुआयामी गरीबों की संख्या है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देखा गया है। 2015-16 में कितना था? 24.85% था। यानी कि जो बहुआयामी रूप से जो गरीब थे भारत में 24.85% थे। वहीं 2019-21 में डाटा है, इसमें घटकर कितना हो गए हैं? 14.96% हो गए हैं। 14.96% हो गए हैं। यानी कि जो भारत में बहुआयामी गरीबी थी वो कम हुई है, घटी है। कुल मिलाकर 5 साल की अवधि के दौरान बताया जा रहा है कि जो 13.5 करोड़ भारतीय हैं, ये गरीबी से बच गए, गरीब होने से बच गए, बहुआयामी रूप से गरीब होने से बच गए। फिर भी 7 में से 1 भारतीय, फिर भी बताया जाता है कि जो 7 में से 1 भारतीय है वो अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब है। यानी कि हर 7 में से 7वां व्यक्ति, एक व्यक्ति अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब है। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका जो पहला संस्करण है 2021 में जारी किया गया था। इसका जो पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया है। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा ही जारी इसे किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य है कि जो वैश्विक लेवल पर MPI है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI है वैश्विक लेवल पर, उसे विघटित करना। भारत का एक अपना राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को उजागर करना, जो भारत पर अच्छे तरीके से काम करेगा। यह वैश्विक MPI रैंकिंग में जो भारत की स्थिति है, जो वैश्विक MPI रैंकिंग है उसमें जो भारत की स्थिति है उसमें सुधार करने पर भी काम करेगा, उसमें सुधार करने पर भी यह काम करेगा। इसका यही लक्ष्य। नीति आयोग राष्ट्रीय MPI के लिए नोडल एक एजेंसी के रूप में काम करती है, एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे फिर राज्य हो, वो जिस हिसाब से रैंक करते हैं उस हिसाब से यह रैंकिंग उन्हें प्रदान करती है। इसके वर्किंग सिस्टम के बारे में बात करें, कार्यप्रणाली के बारे में, तो किस किस इंडिकेशन का यूज करते हैं। तो 3 इंडिकेशन तो मेन इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। पहला है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहन सहन का जो तरीका है या जो रहने का सिचुएशन है उसके बारे में बात किया है। तो 3 तो याद रखिएगा मेन, जो पूछ लेगा। अगर ज़्यादा डिटेल पूछेगा तो हेल्थ में किस किस चीज़ को शामिल किया गया, न्यूट्रिशन, कि आपको पोषक तत्वों की मात्रा कितनी मिल रही है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटीज, मतलब कि जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं उनकी मृत्यु दर क्या है स्वास्थ्य के अंतर्गत। और मैटरनल हेल्थ, जो मातृ हैं, माता हैं जो बच्चों को जन्म देती है, उनका हेल्थ कैसा है। इन 3 इंडिकेशनों के आधार पर जो हेल्थ है उसे सेट किया जाता है। वहीं एजुकेशन की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूल अटेंडेंस, मतलब कि आप कितने साल तक स्कूल जा रहे हैं, कितने उम्र तक आप स्कूलिंग कर रहे हैं, प्लस उसके बाद आपका स्कूल में अटेंडेंस कितना है, आप कहीं ज़्यादा गैप तो नहीं दे रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एजुकेशन बनाया गया है। प्लस उसके बाद लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का जो तरीका है उसमें बता रहा है कि अगर आप जिस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसमें कोकिल फील्ड वो कैसा है, कहीं आप लकड़ी है, उपला है कि गैस से यूज कर रहे हैं, वो भी आपकी गरीबी का ही एक इंडिकेशन है। सैनिटेशन, आप कितना स्वच्छता के तरीके से हैं, कितना आपके पास स्वच्छता है। ड्रिंकिंग वाटर, आपको शुद्ध या साफ वाटर मिल रहा है कि नहीं। हाउसिंग, आपका रहने का जो घर है वो कैसा है, झोपड़ी है, मड़ी है या मकान हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास बिजली कनेक्शन या बिजली की सुविधा है कि नहीं। एसेट्स, आपकी जो संपत्ति है वो कितनी है। अब बैंक अकाउंट्स, आपके बैंक में खाता है और उसमें पैसा है कि नहीं। ये सब हो गया लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये सब इंडिकेटर्स के हिसाब से जारी किया जाता है। विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। बिहार, यूपी, MP यानी मध्य प्रदेश,
उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में सुधार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या है इसमें तेज गिरावट आई है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, प्लस उड़ीसा हो, एमपी हो, सारे राज्य, राजस्थान में, इनमें जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ क्या है, जैसे 32.59% से घटकर जो गरीबी बहुआयामी यानी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा गया, जो गरीबी है वो घटकर कितना आ गई है, 19.28% तक आ गई है, 28% तक घटकर आ गई है। बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 10% से कम लोगों वाले राज्यों की संख्या, यानी कि ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जो जिसमें जो एमपीआई है यानी कि बहुआयामी गरीबी है, वो 10% से कम हो गई है, 10% से कम हो गई है। तो ऐसे राज्य 2016 से 2021 के बीच में देखेंगे, 2016 से 2021 के बीच में देखेंगे तो 2016 में जो राज्यों की संख्या थी सात ऐसे राज्य थे जहां पर जो बहुआयामी गरीबी थी वो कम थी। अभी इनकी संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है, 14 हो गई है। यानी कि 14 ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पर एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि जो बहुआयामी गरीबी है वो कम हुई है। 14 राज्यों की संख्या बढ़ गई है, 10% से कम राज्य आ गए। इन राज्यों की बात करें तो मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, गोवा है और केरल है। प्लस उसके बाद जो 14 राज्यों की संख्या हो गई इसमें ऐड कौन हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड हो गया है। अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो भारत के किसी भी अन्य राज्य की 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक आबादी बहुआयामी गरीबी में नहीं रहती है। यानी बिहार को ही बस छोड़ दिया है क्योंकि बिहार में यह बहुआयामी की संख्या अभी भी अधिक है। ये था, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।